हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 28 फरवरी 2023 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे इस क्वेश्चन पेपर की। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से लगा के जाओ। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक, तो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप यदि मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से जाइए, आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए, समय बहुत कम है तो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। अलारा द ग्रेट टीचर ऑफ द बुद्धा बिलोंग टू विच ट्राइब? बुद्ध के महान शिक्षक अलार कलाम कौन से जनजाति के साथ संबंधित थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूजीसी। यहाँ से ये सेक्शन तो इम्पोर्टेंट है। मैं हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये चीज़ समझा के चलता हूँ कि आप ये सेक्शन अच्छे से करके जाओ। जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी के जो गुरु थे अलार कलाम, उनका संबंध कौन सी जनजाति के साथ था? उनका संबंध था केशपुक्त के कलामगण से। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। ठीक, अलार कलाम जो थे ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे और ये सांख्य दर्शन में बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। इन्होंने सांख्य दर्शन की, योग की महात्मा बुद्ध जी को शिक्षा दी थी। यह शिक्षा उन्होंने दी थी वैशाली में। यहाँ से शिक्षा लेने के बाद महात्मा बुद्ध जी राजगृह चले गए थे और क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी मुझे और भी शिक्षा लेने की आवश्यकता है, तो वह जब राजगृह गए तो वहाँ पर उनको एक और गुरु मिले। उनका नाम था उद्रिक रामपुत्र। ठीक है, उन्होंने उनको आगे योग की साधना कैसे करनी है, योग का उच्चतम स्तर कैसे प्राप्त करना है, तो ये वाली शिक्षा उनको महात्मा बुद्ध जी को उद्रिक रामपुत्र ने दी थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए, भूलना भी नहीं है। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। भारत के किस दार्शनिक ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था? माधवाचार्य जी थे, शंकराचार्य, मंदना मिश्रा या फिर रामानुजाचार्य? सिंपल आसान क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, सोच लिया आपने आंसर इसका? जब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ तो आप पहले इसका आंसर सोच लो और उसी समय आप डिसाइड कर लो कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे ही आपको आंसर बताऊंगा को आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आपका आंसर ठीक है। जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी का समय काल नोट करिए क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी कई बार आ जाती है। 1017 ईस्वी से लेकर के 1137 ईस्वी तक, काफ़ी लंबी उम्र थी इनकी भाई। ठीक है, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की रचना की थी। 8वीं सदी के आसपास एक महान दार्शनिक थे, उनका नाम था शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जो थे ये अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। वहीं माधवाचार्य इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप याद रखना। माधवाचार्य जी 13th सेंचुरी के आसपास एग्जिस्ट करते थे और द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य जी को माना जाता है। मंदना मिश्रा पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य थे और कुमारिल भट्ट के ये शिष्य थे। कुमारिल भट्ट इनके गुरु हुआ करते थे, याद रखना। और एक बार क्या होता है कि मंदना मिश्रा और शंकराचार्य जी के बीच में शास्त्रार्थ होता है, जिसमें क्या होता है कि शास्त्रार्थ में जो शंकराचार्य जी है ये उनको पराजित कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, मंदना मिश्रा हार जाते हैं वहाँ से और ये सन्यासी हो जाते हैं। सन्यास लेने के बाद इनका बाद में चल के नाम पड़ता है सुरेश्वरा आचार्य के नाम से मंदना मिश्रा जी को जाना जाता है। कई बार यह लिखा आ जाए सुरेश्वर आचार्य तो ये मंदना मिश्रा जी का ही नाम होगा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य जी। ठीक, चलिए, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत परियोजना के आलोचनात्मक संस्करण का नेतृत्व जनरल एडिटर के रूप में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं RN दांडेकर, SN राधाकृष्णन, VS सुधाकर, RC मजूमदार। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। तो महाभारत परियोजना के आलोचनात्मक संस्करण का जो नेतृत्व किया गया था जनरल एडिटर के रूप में, वो किया गया था VS सुधाकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गंधारादित्य कौन थे? दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे, बौद्ध गुरु थे, चौल वंश के मंदिर वास्तुकार थे या फिर चौल राजा थे? क्या होना चाहिए इसका आंसर? गंधारादित्य एक चौल राजा थे। ठीक है, 4 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ जो जैनिज्म से संबंधित नहीं है? निच्छिस्त सूत्र, तत्वाधिकारगम सूत्र या फिर अभिधान चिंतामणि या फिर यमक? तो जो निश्चित सूत्र है जैनिज्म के विधि नियमों का संकल्प तैयार किया था, जिसमें जैनिज्म में विधि क्या क्या हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, उसके टोटल
6 सूत्र बनाए गए थे, उन्होंने 6 सूत्र बनाए थे। एक तो था उसमें निशिस्त सूत्र, ठीक है, एक उसमें आता था, तो ये जैनिज्म से संबंधित है। और जो 6 सूत्र थे उनमें और कौन कौन से आते हैं, एक आता है महानिशिस्त, जैसे ये निशिस्त है, दूसरा आता है महानिशिस्त, तीसरा आता है व्यवहार, चौथा उसमें था आचार दशा, कल्प और पंचकल्प, ठीक है। ये टोटल इसके 6 सूत्र हैं, ठीक। और तत्वाधिकारगम सूत्र, तो ये भी जैनिज्म से ही संबंधित है, ठीक। और उसके बाद अभिधान चिंतामणि, अभिधान चिंतामणि जो है ये भी जैनिज्म से ही संबंधित है, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना की थी हेमचंद्र ने, याद रखना। यमक की रचना की थी रामानुजाचार्य जी ने, ये बुद्धिज्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है ये, तो इसकी रचना की थी रामानुजाचार्य जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। कृदमक वंश के संस्थापक कौन थे, अच्छा क्वेश्चन है। कृदमक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कृदमक वंश के संस्थापक थे चास्टन, ठीक है। ये सिंपल था, ये आपको याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिनप्रभा सूरी द्वारा रचित विविध तीर्थकल्प में निम्नलिखित में से किस पवित्र शहर के बारे में खंड शामिल किया गया था, कांचीपुरम, वाराणसी, मथुरा या फिर अयोध्या, ठीक है। विविध तीर्थकल्प जो था ये एक व्यापक रूप में जैनिज्म से संबंधित ग्रंथ है, जिनकी रचना जिनप्रभा सूरी ने की थी, और इन्होंने की थी 14th AD में। उसके टोटल 60 के आसपास खंड बनाए गए थे, जिसमें एक खंड में मथुरा शहर के बारे में भी उन्होंने विवरण दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन 16 महाजनपद से यूजीसी नहीं पूछता है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में और जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें भी उन्होंने 16 महाजनपदों के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी सेम ही था। तो यहाँ पर देखना है कि राजा पर जो थे कौन सी किंगडम के साथ, कौन से राज्य से संबंधित थे, कौशल से, काशी से, मल्य से या फिर कंबोज से। जो राजा पर थे ये कौशल राज्य से संबंधित थे। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण में इनके बारे में उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, किंग पारा एसोसिएटेड विद कौशला किंगडम, ठीक। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले ना आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा पूरी तरह से फोकस नहीं होता, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। या तो हम कहेंगे कि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, हमें घर वालों ने पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया। तो बहुत सारी ऐसे एक्सक्यूज़ेस हम लेकर आ जाते हैं जो हम अपने ऊपर डालने की बजाय दूसरों पे डालकर अपना जो गिल्टी है, अपना जो कसूर है उसको दूसरों पर ही डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है। अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट कर लो, तब आप ठीक रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, एग्ज़ाम के बाद जब हम आते हैं, तो उस समय हमें सोचने की ज़रूरत होती है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जो हमसे हो गई जिस कारण हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं बन पा रहा है। या तो हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा, या हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से नहीं लगाया होगा, या फिर हमने अपनी रिवीजन नहीं की होगी, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे हैं जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो हमारा सिलेबस है उसको क्लब करके हमने जज करने की कोशिश नहीं की होगी कि यूजीसी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरह के आते हैं, उनको करने के लिए रिसोर्सेज कौन सा हमें पढ़ना चाहिए। ये सारी जो है ना, ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। इसमें जब हम मिस्टेक्स करते हैं तब हमारा रिज़ल्ट प्रभावित होता है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमसे भी जब गलती होती है ना, तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट उसी समय कर लेते हैं। मैं तो सार्वजनिक तौर पर ही कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी इसी प्रकार अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे तो उसी समय गलती सुधारने का समय आपके पास आ जाएगा। तो शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन था जो 60 नंबर के आसपास था, तो वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में उसमें मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए उसको पहले से सॉल्व करके देखते हैं फिर से, ठीक। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यहाँ पर हमने सही कथन देखना था, ठीक है। रानी जिंदा को बनारस में बंदी बनाकर रखा गया था, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि 1846 को पहला युद्ध होता है ब्रिटिशर और सिखों के बीच में, और उसके बाद 1849 में जब सेकंड युद्ध होता है सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में, उसके बाद उनके साथ जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली रानी जिंदा को वह बनारस में बंदी बना कर रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रानी जिंदा ने नेपाल के राजा में शरण की प्रार्थना की थी, यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और दलीप सिंह ने 1853 में ईसाई धर्म को अपना लिया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डॉक्टर लगून के प्रभाव में आकर
दलीप सिंह जी ने 1853 में ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन जब वे वापस आए थे उन्होंने फिर से सिख धर्म को अपना लिया था, वापस उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया था। और दलीप सिंह ने ईसाई धर्म को त्याग दिया था, यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और दलीप सिंह का लंदन में निधन हो गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि 1893 ईस्वी में 1893 में उनकी डेथ होती है, और उनकी डेथ होती है फ्रांस में, ना कि लंदन में होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर ई गलत होगा, केवल 4 स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर, ए बी सी और डी, तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक है, 3 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख की प्रति कॉपी एक कटोरे पर उत्कीर्ण पाई गई थी? 13वां शिलालेख था, 7वां शिलालेख, 8वां या फिर 11वां शिलालेख? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। हमेशा ही मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसके टोटल 14 के आसपास शिलालेख हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, उनकी लोकेशन ज़रूर पढ़िएगा कि कौन कौन सा शिलालेख कौन कौन सी जगह पर है। ठीक है, तो उस पर क्या चीज़ उत्कीर्ण कर रखी थी, कौन से उन्होंने ऑर्डर्स दे रखे थे। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जहाँ पर एक कटोरे पर एक कॉपी मतलब प्रति कॉपी लिखी हुई पाई गई थी? तो ये था शहबाजगढ़ी का 7वां शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। यहाँ पर देखो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए ना, 10 क्वेश्चन में से कम 7 क्वेश्चन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के ऊपर ही पूछे गए हैं। ठीक, तो यह समझ लोगे ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस सेक्शन को ही अच्छे से पढ़ा है ना, तो पहले 10 क्वेश्चन में हमारा यदि कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर आ गया ना, तो ये समझ लो कि आगे वाले जो 90 क्वेश्चन है वो हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। तो ये सेक्शन अच्छे से पढ़ो, इसकी अच्छे से तैयारी करो, कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाता है। जब हम बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं चीज़ों को, तो याद रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें याद ही नहीं रहती हैं, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन करो, रिवीजन के बाद ही आपको ये याद रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जो यह दर्शाता है जिसमें जाति शिल्प अन्य तरीके से कठोरता से सहबद्ध नहीं थी। ठीक, तो ये वाला जो ग्रंथ है यह है 10 ब्राह्मण जातक। इसमें उन्होंने बताया है कि जिसमें जाति शिल्प अन्य तरीके से सहबद्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष्ठिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शंस हैं आर्यदेव, नागार्जुन, अश्वघोष या फिर असंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये भी बुद्धिज्म से ही संबंधित है। ठीक है, जो ज्योतिष्ठिका नामक ग्रंथ की रचना की थी आर्यदेव ने, ऑप्शन 1 है यहाँ पर इसका उत्तर। ठीक, आर्यदेव जो थे ये नागार्जुन के शिष्य हुआ करते थे। नागार्जुन जो थे इनके गुरु थे, और ये 3rd AD के आसपास ग्रंथ लिखा गया था। और आर्यदेव ने महात्मा बुद्ध के मध्य मार्ग परंपरा को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 आर्यदेव। हथनोरा प्रतिरूप निम्नांकित में से किससे संबंधित है? बहुत बार मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यदि आपने PYQ अच्छे से लगाए हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हथनोरा से हमें होमो इरेक्टस से संबंधित एक खोपड़ी मिली थी। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, बिल्कुल क्लियर। उत्तरवैनी का वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से आरंभिक पुरापाषाणिक शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं वह निम्नांकित में से किस राज्य से संबंधित है? जम्मू से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? तो उत्तरावैनी जो पुरातात्विक स्थल है ये है ऑप्शन 1 जम्मू में। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीडवाना झील पर अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? शिफ्ट 1 में भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा गया था। घग्गर हक्रा प्रणाली का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? वो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो डीडवाना झील पर अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो RD बैनर्जी, गुरदीप सिंह, वसंत शिंदे, NG मजूमदार, किन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया था? ठीक, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह जी ने 1971 ईस्वी में राजस्थान की 3 झीलों के ऊपर अध्ययन किया था, जिसमें आती है डीडवाना, एक तो डीडवाना आती है, दूसरी सांभर, तीसरी आती है लूणकरणसार। लूणकरणसार एक ऐसी जगह है जिसके बारे में 2000 साल पुराना उसका रिकॉर्ड मिला था, तो वह भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिमिलर क्वेश्चन, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन उन्होंने शिफ्ट 2 में भी पूछा है। तो यहाँ पर इसका जो अध्ययन किया था डीडवाना झील का, वो किया था गुरदीप सिंह जी ने। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस नेता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित फिल्म हेतु भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित फुटेज तस्करी के माध्यम से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सत्यमूर्ति, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे या फिर महात्मा गांधी जी थे? जो ये तस्करी के माध्यम से जो फुटेज प्राप्त की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मदद से प्राप्त की गई थी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारक था जो प्राथमिक विद्यालयों और अनाथालयों को खोलने के क्षेत्र में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं जॉशुआ मार्शमैन, रॉबर्ट डी नोबल, विलियम कैरी या फिर विलियम वार्ड। तो ये थे ऑप्शन 2 रॉबर्ट डी नोबल। तो रॉबर्ट डी नोबल का समयकाल था 1577 ईस्वी से लेकर के 1656 ईस्वी तक। ठीक, तो इनके बारे में और जानकारी यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट डी नोबल जो थे इनका समयकाल आपको जैसे मैंने अभी बताया, ये एक ज्यूइश मिशनरी के साथ आए थे दक्षिण भारत में और इन्होंने भारतीय रीति रिवाजों को अपना लिया था और ईसाई धर्म का प्रचार भी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनको एक श्वेत ब्राह्मण का उपनाम भी दिया गया था। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किसने बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मॉर्नियर विलियम्स को उनके संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश को तैयार करने में सहायता की थी? ऑप्शंस हैं बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 3 श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंदमठ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनंदमठ की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, तो ये याद रखना। कोल संथाल विद्रोह से संबंधित था, पवना विद्रोह से, सन्यासी विद्रोह से या फिर पागलपंथी विद्रोह से? अच्छा क्वेश्चन था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जो आनंदमठ रचना की गई थी उपन्यास की, तो ये सन्यासी विद्रोह के ऊपर आधारित था। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। आसान था, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसके बारे में तो मोस्टली हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, 1926 और 27 में एक विधायक के रूप में जीडी बिरला ने किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था? मुश्किल क्वेश्चन था। नेशनल पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या फिर लिबरल पार्टी? ठीक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 नेशनल पार्टी से। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने लाला लाजपत राय जी की मदद ली। ठीक है, उसके बाद 1926 में एक नेशनल पार्टी का गठन किया उन्होंने, दोनों ने। किस किस ने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने और लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, नेशनल पार्टी का जब गठन किया उसके बाद जब विधान परिषद के चुनाव आए थे तो उस समय स्वराज पार्टी के साथ साथ नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दोनों भाग ले रहे थे उस चुनाव में। तो 1926 और 27 के चुनाव में नेशनल पार्टी की टिकट पर विधायक के रूप में जीडी बिरला जी ने इलेक्शन लड़ी थी। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह की समर्थन करने के लिए गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश प्रारंभ किया था? सत्य प्रकाश नाम का एक समाचार पत्र निकाला था उस समय उन्होंने। तो ये कौन थे? आरजी भंडारकर जी थे, करसनदास मूल जी, बाल शास्त्री जम्बेकर या फिर एमजी रानडे? तो गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र निकाला था करसनदास मूल जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पलामाऊ के चेरों और खैरवार एकजुट हो गए थे? ठीक, तो क्वेश्चन पढ़िए पहले समझिए। जो पलामाऊ जगह है ये नागपुर के पास में एक पठार है। ठीक है, उसमें एक जो ज़िला है छोटा सा, तो वहाँ पर पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो वहाँ पर जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो चेर और खैरवार जो आपस में एक जाति थी उनको कैसे किन्होंने इकट्ठा किया था? सुरेंद्र शाही ने, राजा अर्जुन सिंह जी ने, जुदर सिंह ने या फिर पीताम्बर शाही ने? ये काम किया था नीलंबर और पीताम्बर शाही बंधुओं ने। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किसने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शंस हैं मदनलाल ढींगरा, अरविंदो घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर वी डी सावरकर? तो ये बुक लिखी थी वी डी सावरकर जी ने। ठीक है, और वी डी सावरकर जी की और भी इम्पॉर्टेंट बुक हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ये 1857 का जो विद्रोह था उसके ऊपर लिखी गई थी स्वतंत्रता संग्राम, ये वी डी सावरकर जी ने लिखी थी। और इसके अलावा उन्होंने मैज़नी चरित्र और काला पानी, ठीक है,
ये बुक उन्होंने लिखी थी, मैज़नी चरित्र और काला पानी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से चौथ आय का भाग नहीं था, बबती, सहोत्रा, नाड़गोंडा या फिर नाग भाग। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मराठा साम्राज्य से हर बार 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ के जाओ अच्छे से। और ख़ास तौर पर जितने भी उनके कर वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। यूजीसी का ये फेवरेट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार बना रहा है, तो इसका मतलब हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप यदि इसको छोड़ोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप नेट के। ठीक, जहाँ पर देखो जो चौथ का मतलब होता है 1/4, जो टोटल इनकम होती थी उसका 1/4 हिस्सा चौथ में ही लिया जाता था, चौथ में ही इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, और चौथ को भी आगे चलकर उन्होंने अलग अलग भागों में बांट रखा था। मराठा साम्राज्य के कर के 2 मेन भाग थे, एक तो था चौथ, ठीक है, जो 1/4 होता था, और दूसरा होता था उनका सरदेशमुखी, वो भी कर था। ठीक है, यहाँ पर चौथ को आगे उन्होंने बहुत सारे भागों में बांट रखा था, जिसमें एक तो आता था बबती, दूसरा सहोत्रा, तीसरा नाड़गोंडा। ठीक है, जो उनका चौथ का आय का भाग नहीं था वो था नाग भाग, वो भाग उनका नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्ल के ताइपिंग में सितंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की एक नई रेजिमेंट स्थापित की गई थी, जिसके सिपाहियों ने इसे कौन से ब्रिगेड के नाम से संबोधित किया था? रानी झांसी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड या फिर आज़ाद ब्रिगेड। ठीक, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, सुभाष ब्रिगेड। मल्ल के ताइपिंग में 1943 में जब एक रेजिमेंट बनाई गई थी, उस समय इनके जो सिपाही थे उन्होंने सुभाष ब्रिगेड के नाम से इसको बुलाया था, और शहनवाज़ खान को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया था इस ब्रिगेड का, और सुभाष चंद्र बोस जो थे मेन लीडर वही थे। ठीक है, और इस ब्रिगेड को छापामार ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। चलिए निम्नलिखित में से किसको उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? जो नॉर्थ इंडिया में भूमि बंदोबस्त किस के अधीन किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, होल्ट मैकेंजी या मार्टिन बर्ड? अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल जरूर था। देखो जो मार्टिन बर्ड्स थे, उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के रिसरा में 1855 में प्रथम जूट कताई मिल की स्थापना की गई थी? ठीक, तो रिसरा जगह कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो सबसे पहले जूट कताई मिल की स्थापना किसने की थी? 1855 में। रॉबर्ट ब्रूस ने, जॉर्ज हेंडरसन, एंड्रयू यूले, जॉर्ज ऑकलैंड। तो ये जो फैक्ट्री लगाई थी जूट मिल की, ये लगाई थी जॉर्ज ऑकलैंड ने 1855 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का अंग नहीं था? ऑप्शंस हैं तामली संघ, ग्राम उद्योग संघ, गौ संरक्षण संघ, अंतर धर्म विवाह संघ। देखो महात्मा गांधी जी की ये आइडियोलॉजी थी। महात्मा गांधी ये मानते थे कि यदि राजनीतिक स्वतंत्रता हमें और अधिक अर्थपूर्ण बनानी है ना, तो भारतीय समाज में कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, उनको हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनको हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो अपने कार्यक्रम के अंग थे उसमें उन्होंने शामिल किया था तमली संघ को, ग्राम उद्योग संघ को, गौ संरक्षण संघ को। जो उसका संघ का हिस्सा नहीं था, अंतर धर्म विवाह उनके संघ का हिस्सा नहीं था। तमली संघ था, ये गांधी जी के द्वारा शिक्षा के विकास को लेकर उसका संगठन बनाया गया था, तमली संघ। ठीक है, और ग्राम उद्योग या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेशी उद्योगों को प्रबल बनाने के लिए गठित किया गया था। और गौ संरक्षण संघ जो था, ये गांधी जी के द्वारा गौ माता की रक्षा करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए ये उनके कार्यक्रम का हिस्सा था। अंतरधर्म विवाह उनके संघ जो था, ये उनके रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। तो आंसर क्या होगा? ठीक, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने धर्म तृतीय रत्न की रचना की थी? ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, टी.एम. नायर, रामास्वामी नायकर। तो जो तृतीय रत्न ये बुक है, ये लिखी है ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जर्मन राइटर था जिन्होंने भारतीय भाषा को सीखे बिना भारतीय बौद्धिक इतिहास पर विस्तार से लिखा था? काफ़ी बुक लिखी थी उन्होंने। तो जिन्होंने बिना किसी भारतीय भाषा को सीखे बिना बहुत कुछ लिखा था भारतीय बौद्धिक इतिहास के ऊपर, तो वो थे G.W.F. हेगल। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंस्पायर्ड द इमर्जेंस ऑफ साइको हिस्ट्री? निम्नलिखित में से किसने मनो इतिहास की इमर्जेंस के बारे में लिखा था? ऑप्शंस हैं एलिजाबेथ हॉरलॉक, E.H. गारेट, कार्ल पॉपर या फिर सिगमंड फ्राइड।
तो मनोइतिहास साइको हिस्ट्री के बारे में लिखा था सिगमंड फ्राइड ने। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, लियोपोल्ड वॉन रांके के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो देखनी है हमने। ठीक है, उन्होंने इतिहास को विश्वविद्यालयों में सम्मानजनक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यस यस, ये तो ठीक है। ठीक है, उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि सभी गंभीर इतिहास प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होने चाहिए। यस, ये भी ठीक था। और उन्होंने यह धारणा स्थापित की कि गंभीर इतिहास कठोर प्रणाली विज्ञान पर आधारित होने चाहिए। यस, ये भी ठीक था। और ऑप्शन 4 है, वे स्वच्छदत्तावाद के जनक थे। ही वॉज द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। नहीं, ये गलत है। रोमांटिसिज्म के जो फादर थे वो लियोपोल्ड वॉन रांके नहीं थे, वो थे रूसो। ठीक है, रूसो याद रखना। तो रूसो इसका सही उत्तर है। स्वच्छंदतावाद के जनक जो थे वो थे रूसो। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 जो गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसान विद्रोह का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? WC स्मिथ, WH मोरलैंड, इरफान हबीब, JF रिचर्ड्स। किसने मुगल साम्राज्य में जब किसान विद्रोह हुआ था तो सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो ये उल्लेख हमें मिलता है WC स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलहण के पश्चात रायतरंगिणी का लेखन किसके द्वारा जारी रखा गया था? ऑप्शंस हैं जैनुल अब्दीन, जौना राजा, श्यामवर्ण या फिर राजा वली। देखो, कलहण ने जब रायतरंगिणी की रचना की थी तो उस समय शासक थे जय सिंह। ठीक, जय सिंह। तो जय सिंह का समय काल था उस समय जब उन्होंने लिखी थी, वो लिखी थी 1148 और 49 में उन्होंने रायतरंगिणी के ऊपर लिखा था, जय सिंह के बारे में विवरण दिया था। आगे चलकर जब कलहण ने रायतरंगिणी को बंद कर दिया, उसके बाद कलहण की जो रायतरंगिणी थी उसको आगे जारी रखा था, वो रखा था जौना राजा ने। तो जौना राजा जब इसको लिख रहे थे उस समय कश्मीर के शासक कौन थे? जैनुल अब्दीन। ठीक, तो उन्होंने 1459 ईस्वी तक की जितनी घटनाएं हैं ना जौना राजा ने उसमें लिख दी थी। ठीक है, इसके आगे चलकर जब जौना राजा ने अपना काम ख़त्म कर दिया उसके बाद इसको आगे फिर से जारी रखा जब जैनुल अब्दीन उस समय भी शासक थे। जैनुल अब्दीन के शासनकाल में सबसे पहले जौना राजा ने इसको कंटिन्यू किया, उसके बाद श्रीवर ने इसको कंटिन्यू किया था। याद रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, श्रीवर ने इसको आगे कंटिन्यू किया। तो उन्होंने 1480 तक की जितनी घटनाएं हैं वो इसमें शामिल की थी। जौना राजा ने 1459 तक की थी और श्रीवर ने 1480 तक की घटनाओं का विवरण इसमें दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की खानकाह ग्यासपुर में जमुना नदी के किनारे पर थी? तो अच्छा क्वेश्चन है और आसान था, मुश्किल नहीं था। जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनकी जो खानकाह है वो ग्यासपुर में है और जो जमुना नदी के बिल्कुल पास में पड़ती है। ठीक है, और इनको महबूब इलाही योगी सिद्ध कहा जाता है और चिश्ती संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने कहा था कि विजयनगर ने तमिल देश पर गैर तमिलों के नियंत्रण और तेलुगु योद्धाओं तथा किसानों के तमिलनाडु में प्रवर्सन को प्रस्तुत किया था? तो ये लिखा था बर्टनस्टीन ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था? इस्लाम शाह, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो कौन सा ऐसा शासक था जो अपनी कंट्री के अलावा बाहरले देशों के साथ भी अच्छे राजनीतिक, कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक संबंध रखना चाहता था? तो ये था ऑप्शन 3 मोहम्मद बिन तुगलक। और इनकी यदि हम क्रोनोलॉजी के बारे में बात करें, इनके समय काल के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय काल था 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। ठीक है, और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का समय काल बहुत कम था, ये लगभग 1236 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं दिल्ली की सल्तनत पर और 7 महीने तक ये रूल करते हैं और 3 नवंबर 1236 में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो ये काफ़ी कम समय तक दिल्ली पर शासन करते हैं। और इस्लाम शाह ये सेकंड रूलर थे सूरी डायनेस्टी के, इनका समय काल था 1545 ईस्वी से लेकर के 1554 ईस्वी तक। ठीक है, 1554 तक। ठीक, और फ़िरोज़ शाह तुगलक का समय काल
कब था? देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये सेकंड रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, और जो थर्ड रूलर थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। और 1351 के बाद इनका समयकाल शुरू होता है और 1388 ईस्वी तक ये दिल्ली पर राज करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुराक दवाब शब्द का आशय क्या था? सैनिकों हेतु भोजन, शाही परिवार हेतु भोजन, निर्धन परिवारों के मध्य वितरण हेतु भोजन, या फिर पशुओं हेतु चारा। देखो, जो खुराक के दवाब शब्द है, देखो ये एक प्रकार का करी हुआ करता था जो आम जनता से लिया जाता था, और जो बादशाह ने पशु रखे होते थे ना, उनके चारा पानी उनकी व्यवस्था करने के लिए ये कर इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अपने अनुयायियों के समक्ष गृहस्थ संत का आदर्श प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, गुरु रामदास जी ने। ठीक है, तो सिख गुरुओं के बारे में पढ़िएगा जरूर। ठीक, जो गुरु अंगद देव जी थे ये सेकंड नंबर के गुरु थे, और गुरु अमरदास ये थर्ड नंबर के गुरु थे, और गुरु हरगोबिंद सिंह जी ये 6th नंबर के गुरु थे, और गुरु हरकृष्ण जी ये 8th नंबर के गुरु थे। ठीक, तो गुरुओं की क्रोनोलॉजी जरूर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी, ठीक, और 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, और सिखों के अंतिम गुरु कई बार पूछ लिया जाता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? वो थे गुरु ग्रंथ साहिब जी। याद रखना, एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन है, तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनको अभी गुरु का दर्जा मिला हुआ है। तो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु असर्टेड दैट देयर इज़ नो मिडिल स्टेट इन इंडिया? इसने कहा कि भारत में मध्य वर्ग के लोग नहीं थे, या तो बहुत गरीब थे या बहुत ज़्यादा अमीर थे। ठीक है, किसने इसके बारे में विवरण दिया था? तो ऑप्शंस हैं अब्दुल हमीद लाहौरी, फ्रैंकोइस बर्नियर, खफ़ी खान, सुजन राय भंडारी। कौन थे? चलिए सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, फ्रांसीसी यात्री थे ये बर्नियर। ठीक है, और ये पेशे से डॉक्टर भी थे। शाहजहाँ के काल में भारत आते हैं और अपनी जो यात्रा का वृत्तांत ये जो दिखाते हैं, जिसमें लिखते हैं, उस बुक का नाम था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। याद रखना, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, याद रखना। उनका बुक जो लिखी थी उसमें उन्होंने विवरण दिया था कि भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2। ये क्वेश्चन देखो कि किसने कहा था कि फिल्म हमारे मस्तिष्क को खोल सकती है अन्य ज़्यादा विविध और मानवीय कम साहित्यिक अतीत की समझ के प्रति। ठीक, अगर हम साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपने अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिल्में जो है ना वो हमारे दिमाग को बहुत तेज़ी से खोल सकती हैं। ये कौन कह रहा था भाई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो मुश्किल था। तो ये स्टेटमेंट दी थी पियरे सर्लिन ने। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इन डेप्थ पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो हमने देखी। तो ऑप्शन ए है कि मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट नारे को अंगीकार किया था। यस, ये तो ठीक है। और भारतीय नौसैनिक रेटिंग्स का विद्रोह बॉम्बे में फरवरी 1946 में शुरू हुआ था। यस, ये भी ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए नेहरू जी को आमंत्रित किया था। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जीयर है ना, ये ठीक है। 1946 में ही उन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूज़न बढ़ाने के लिए जो ऑप्शंस बनाया गया था, तो ये 2 सितंबर 1946 को उनको बुलाया गया था, ना कि अगस्त में। ठीक है, यहाँ पर जो अगस्त है ना, ये गलत है और सी इनकरेक्ट है। यहाँ पर डी पढ़ते हैं कि वी.डी. सावरकर को 1938 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। यस, ये भी ठीक है। और लॉर्ड जॉर्ज ने स्टील फ्रेम में भाषण दिया था, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शंस ए, बी, डी और ई। ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ पर फिर से हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। यस, ये तो ठीक है कि जो कनिष्क थे ये बुद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, और इन्हीं के समय काल के दौरान कुंडलवन में, जो कश्मीर के पास पड़ती है जगह, कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के समय काल के दौरान। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और बौद्ध महासंघ कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो ये भी ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि चौथी बौद्ध संगीति जो थी, जो कश्मीर में आयोजित हुई थी
कुंडलवन में। और कनिष्क ने तक्षशिला का निर्माण करवाया था, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक। और यूनानी वास्तुविद एंजलास द्वारा पेशावर में स्तूप का निर्माण करवाया गया था, ये भी ठीक है। और नागा अर्जुन और अश्व घोष कनिष्क के समकालीन थे, यस, ये उनके दरबार में ही रहा करते थे, ठीक है। नागा अर्जुन और अश्व घोष, ये भी ठीक है। और यहाँ पर जो तक्षशिला का निर्माण है ना, ये एक परंपरा मानी जाती है कि जो अयोध्या के राजा थे श्री राम, उनका जो भाई था ना भरत, उनके बेटे थे तक्ष, ठीक है, उनका नाम था तक्ष। उनके नाम पर उन्होंने तक्षशिला की स्थापना की थी, ना कि कनिष्क ने, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। केवल 4 स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हैं, ए, बी, डी और ई, तो यह है ऑप्शन 3 में, ठीक। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची एक में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ये आया था 1856 ईस्वी में, ठीक। और धार्मिक असमक्षता अधिनियम ये आया था 1850 ईस्वी में। और डाकघर अधिनियम 1854 में आया था। और भारतीय शस्त्र अधिनियम ये आया था 1878 ईस्वी में, ठीक। इसकी क्रोनोलॉजी मिला लीजिए आप, आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ये है ऑप्शन 2 में, ठीक है। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर सही कथन हमने देखना है। औरंगजेब, देखो भी संगीत की बात करते हैं जब, तो औरंगजेब का जब नाम आता है तो एक चीज़ याद रखिए कि औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा। लेकिन आप एक चीज़ और भी याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो किताबें हैं ना फारसी भाषा में, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज़्यादा किताबें उसी के समय काल के दौरान लिखी गई हैं, औरंगजेब के समय काल के दौरान। यहाँ पर फ़रक़ी-उल्लाह ने राग दर्पण शीर्षक के नाम से एक संगीत की बुक की रचना की थी, तो हाँ ये बिल्कुल ठीक। रचना करने के बाद उन्होंने औरंगजेब को इसको समर्पित कर दिया था। औरंगजेब की पुत्री जैबुनिसा ने संगीत को संरक्षित किया था, यस, ये भी ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नक्शबंदियों ने संगीत का परित्याग कर दिया था, तो ये गलत है, ठीक। और मोहम्मद आजम ने संगीत को अत्यधिक आघात पहुंचाया था, ये भी गलत है। और टैवर्नियर ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान संगीत की स्थिति के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया है, ये गलत है। यहाँ पर उन्होंने उल्लेख बिल्कुल किया है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। केवल 2 ही स्टेटमेंट ठीक हैं यहाँ पर, ए और बी, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। एकता पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, एकता पद्धति की शुरुआत सबसे पहले इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। और इल्तुतमिश को ही इसका श्रेय जाता है। और आगे एकता पद्धति जो गौरी साम्राज्य के प्रत्यक्ष दिल्ली सल्तनत के द्वारा लाई गई थी, हाँ ये तो ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट बी कहती है कि मिन्हाज सिराज की तबकात नासरी हमें अनेक साक्ष्य प्रदान नहीं करती है कि 13वीं सदी के दौरान एकता पद्धति कैसे कार्य करती थी, ठीक है, बिल्कुल। मिन्हाज सिराज की जो तबकात नासरी है उसमें हमें ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। प्रत्येक एकता में शाइना या अधीक्षक की नियुक्ति की जाती थी, तो ये गलत है। बलबन ने एकता पर शाही नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे, नहीं ये भी गलत है। और एकता पद्धति फारसी प्रशासन की प्रतिकृति थी, नहीं ये भी गलत है, ठीक। केवल 2 ही स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर, तो आंसर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक तो ये जितने भी मुग़ल शासक हैं, पहले तो इन्होंने हमारे देश पे शासन किया, बाद में दुनिया से चले गए, फिर इनके मकबरों के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, यार क्या हिस्ट्री बना रखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मकबरा एक बहुमंजिला संरचना है, यस ये तो ठीक है, ठीक है। जो मकबरा होता है उसकी अलग अलग मंजिलें होती हैं, उसकी अलग अलग स्टोरीज़ होती हैं। तो जो अकबर का जो मकबरा है, ये जो बनाया गया था, ये सिकंदरा में बनाया गया था, ठीक है। और इसकी टोटल 5 मंजिलें हैं, टोटल 5 मंजिलें हैं। और एक तो स्टेटमेंट ठीक है। जहांगीर ने वर्ष 1614 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया था, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। पहली 3 मंजिलें जो है ना वो स्तंभ वाली हैं, तो ये भी ठीक है। जो पहली 3 मंजिलें हैं ना स्तंभ वाली हैं, इनके ऊपर जो कोई भी गुंबद नहीं है, ठीक। और पहली मंजिल पर अकबर का मकबरा है, ये भी याद रखना, पहली मंजिल पर अकबर का मकबरा है। और
स्टेटमेंट डी कहती है कि ऊपरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी, तो ये भी ठीक है। और मकबरे का आधार जहांगीर के मकबरे के समान है, नहीं ये गलत है। जो मकबरे का आधार है ये जहांगीर के मकबरे के समान नहीं है, क्योंकि जो जहांगीर का मकबरा है वो उसका जो मुंह है ना वो मक्का की तरफ किया गया था। जब जहांगीर का मकबरा बनाया गया था उसका जो मुंह है, उसका जो माउथ है वो मक्का की तरफ बनाया गया था, लेकिन अकबर के मकबरे का जो मुंह है वो पूर्व की दिशा की ओर है, तो ये उसके समान नहीं है। ठीक, तो 4 स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर, ए बी सी डी, तो आंसर ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ठीक है यहाँ पर देखने हैं। शाही पेंटिंग जो चित्रकला होती थी, शाही जो चित्रकला होती थी मुगल शासकों की वीरता से प्रभावित नहीं थी। नहीं भाई, ये तो गलत है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जितनी भी शाही पेंटिंग्स बनी हैं सभी मुगल शासकों के बस लड़ाइयों के ऊपर आधारित बनाई हैं उन्होंने, उनसे तो प्रभावित थी। ठीक है, ये तो गलत है। और बाबर ने पेंटिंग हेतु एक कार्यशाला स्थापित की थी, तो नहीं ये भी गलत है। और प्रलेखन के प्राचीनतम उदाहरण हुमायूं के शासनकाल के दौरान पाए जाते हैं, यस यस ये तो ठीक है। ठीक, और शाही मुगल चित्रकार भारत, फारस और मध्य एशिया के थे, तो ये भी ठीक है। सी और डी 2 स्टेटमेंट तो ठीक होगी। हुमायूं मुगल चित्रकला के विस्तार हेतु उत्तरदायी था, हुमायूं नहीं था, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए यहाँ पर, सी और डी, तो आंसर इस ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दिल्ली सल्तनत के दौरान धन और मूल्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने धन के प्रसार में द्रुत परिवर्तन चिन्हित किए गए थे। ठीक, ये तो ठीक है भाई, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है वहाँ पर नगरीकरण की शुरुआत तो वहाँ से ही होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व पंजाब और दिल्ली क्षेत्र की सामान्य मुद्रा दहलीवाल कहलाती थी, यस ये भी ठीक है। और इल्तुतमिश ने 170 ग्रेन के तांबे के बने टंके का प्रारंभ किया था, तो ये 170 ग्रेन का नहीं था, ये 175 ग्रेन का था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। और पंजाब और दिल्ली क्षेत्र की आरंभिक सिक्कों का उल्लेख 1198 के कुतुब मस्जिद अभिलेख से मिलता है, या ये तो ठीक है। और कन्नौज में घड़वालों ने कुछ सोने के सिक्के जारी किए थे जिस पर सरस्वती का चित्रित चिन्हित है। ठीक है, नहीं ये गलत है भाई, तो ई स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। ए बी और डी 3 स्टेटमेंट ठीक हैं, तो आंसर क्या होगा 1। ठीक, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकबर के व्यापक मात्रा में आर्टिलरी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। एक तो तूफान था, ठीक है, ये एक प्रकार की तोप ही हुआ करती थी, तोप थी, डेग थे और जरबजान थे, और बतुआत उसमें नहीं थे। ठीक, तो ये एक प्रकार की आर्टिलरी हुआ करती थी। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी और ई, तो ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वजीद रोशन ने सूफी मार्ग और उसके 8 सोपानों के अनुसरण का प्रबल समर्थन किया। नीचे दिए गई तालिका में से हमने देखने हैं कि वे उनके कौन कौन से 8 सोपानों में से थे। जो प्रसिद्ध सूफ़ी वजीद रोशन थे उन्होंने सूफ़ी मार्ग और उसके 8 सोपानों का अनुसरण किया था, उनके वह समर्थन में आए थे। उनमें 8 सोपानों में प्रमुख जो थे उनमें एक तो आता था शरीयत, ठीक है, और दूसरा तरीक़त था और हकीकत भी था, मरिफल और वुसलत, ये सभी उसमें शामिल थे। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। शेरशाह के आरंभिक जीवन के बारे में हमने देखना है कि कौन सा कथन ठीक है। उसके दादा घोड़ों के छोटे व्यापारी थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे, तो ठीक है, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे शेरशाह हैं उनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा कि शेरशाह का जो बचपन का नाम फरीद था, ठीक है, और उनके जो दादा थे उनका नाम था इब्राहिम खान सूर, ठीक है, तभी वो सूरवंश थे, शेरशाह सूरी थे, इब्राहिम खान सूर थे। उनके पिता हसन अफ़गान लुटेरों के सरदार के रूप में उभरे थे, यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और हसन जो नारोल के परगना का प्रभावी नियुक्त किया गया था, हाँ ये भी ठीक है। और फरीद को बंगाल के सेना नायक ताज खान के अधीन नौकरी मिली थी, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। फरीद को
बंगाल के सेना नायक ताज खान के अधीन नौकरी नहीं मिली थी, उनको नौकरी मिली थी बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के अधीन। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट गलत है। ई स्टेटमेंट कहती है कि उसने अपने पिता हसन को नौकरी से निकलवाने के लिए ताज खान को एक याचिका सौंपी थी। देखो भी, उसने अपने पिता को नौकरी से निकलवाने के लिए एक अर्जी तो दी थी, लेकिन उसने ताज खान को नहीं दी थी, उसने दिल्ली के जो सुल्तान थे लोधी उसको दी थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। केवल 3 स्टेटमेंट ठीक है, ए, बी और सी। ठीक, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पर हमने सही कथन चूज करना है। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य और विक्रमादित्य की उपाधियों को ग्रहण किया था। यस, ये स्टेटमेंट तो स्कंदगुप्त के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। सोमदेव के कथा सरित सागर में मलेशियों की पराजय का विवरण मिलता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, और हुनों ने गुप्त सत्ता को 6th सेंचुरी में चुनौती दी थी। यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और कुमार गुप्त द्वितीय अपने पिता पुरुगुप्त के उत्तराधिकारी बने थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। कुमार गुप्त द्वितीय का जन्म राजा नरसिंह गुप्त की रानी महालक्ष्मी देवी से हुआ था, और ये मान के चलो फिर के नरसिंह गुप्त जो थे उसके पिता थे, उसके वह सक्सीडर थे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। अपसड अभिलेख में गुप्त काल के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट ठीक है, ए, बी, सी और ई। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पर हमने फिर से सही कथन देखना है। तो सही कथन देखिए, आप मिलाइए इसको, क्या आंसर होना चाहिए। जैन गुरु महावीर भगवान बुद्ध के समकालीन थे। यस, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। और अहिंसा की सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर ने किया था। यस, ये भी ठीक है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन की शिक्षा देने वाला ग्रंथ है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो बौद्ध धर्म का विनय पिटक है, विनय पिटक में जो निज़म बनाए गए थे वो भिक्षु भिक्षुणी के आचार विचार विधि निषेधों के ऊपर बनाए गए हैं, तो वह दर्शन की शिक्षा नहीं देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डी स्टेटमेंट है कि भगवान महावीर का जन्म आधुनिक बिहार के पाटलिपुत्र के निकट हुआ था। यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और अनिकांतवाद जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यस, ये तो ठीक है। ठीक, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट ठीक है, ए, बी, डी और ई। ए, बी, डी और ई है, ये है ऑप्शन ए, बी, डी और ई, ये है ऑप्शन 4 में। ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। यहाँ पर हमने सही कथन देखना है। खोतान जैन संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नहीं, यही गलत है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो चीनी यात्री फाहियान थे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान खोतान में लगभग 14 बौद्ध विहार पाए थे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो खोतान है ये जैन संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है, ये बुद्धिज़्म से संबंधित है, तो खोतान यहाँ पर गलत हो जाएगा। पाणिनि की अष्ट अध्यायी में यह देह का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये तो ठीक है। और मालवा कालीन सिक्के प्रचुर मात्रा में नागर में मिले थे। यस, ये भी ठीक है। और मालवा सिक्कों पर तत्कालीन शासकों के चिन्ह प्राप्त होते हैं। ये भी ठीक है। और नागा सर्पों की पूजा करने वाले प्राचीन भारतीय जनजाति के लोग हुआ करते थे। यस, ये भी ठीक है। तो बी, सी, डी और ई, ये है स्टेटमेंट 4 में। ठीक, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से संत वरकरी पंथ से संबंधित हैं। ज्ञानेश्वर, नामदेव, निम्बाक, माधव। या देखो, महाराष्ट्र में 2 ही संप्रदाय ज़्यादा फेमस थे, एक थे वरकरी पंथ और दूसरे थे धरकारी पंथ। और जो वरकरी पंथ से संबंधित जो संत थे उनमें आते हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। ठीक है, और उनमें और भी आते हैं जिसमें चोखा मेला है, एकनाथ है, ये आते हैं उसमें जो वरकरी संत कहलाए जाते हैं। और दूसरी तरफ जो धरकारी पंथ है उसमें आते हैं रामदास और एकनाथ। तो यहाँ पर जो वरकरी संत हैं वो है ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। तो आंसर होगा यहाँ पर ए, बी और ई। तो आंसर है ऑप्शन 2। ठीक, निम्नलिखित वक्तव्यों को सही करिए। यहाँ पर देखना है हमने कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन ए है कि रामायण के समालोचनात्मक संस्करण के अंग्रेजी अनुवाद के मुख्य संपादक आर.पी. गोल्डमन थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, इसकी स्टेटमेंट अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ठीक है, जो रामायण के समालोचनात्मक संस्करण थे उनके अंग्रेजी अनुवाद के मुख्य संपादक थे आर.पी. गोल्डमन। ठीक, और बी स्टेटमेंट है कि यह अनुवाद भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट
जो पुणे में है वहाँ पर किया गया था। इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें यही स्टेटमेंट, बिल्कुल ऐसी ही स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महाभारत है उसके जो समालोचनात्मक संस्करण है उनका वहाँ पर रिसर्च हुआ था। कहाँ पर? ओरिएंटल कॉलेज जो था पुणे वाला, वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर रामायण की बात हो रही है, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी थे, बिल्कुल ठीक है। और कंभन ने 12वीं शताब्दी में तमिल भाषा में ई रामावतारम रामायण की रचना की थी, तो ये भी ठीक है। ये भी स्टेटमेंट मैंने इसी वीडियो में, इसी क्वेश्चन पेपर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं अब तक। थाई भाषा में रचित रामायण का नाम रामकियन है, यस ये भी ठीक है, ठीक। तो ए सी डी और ई यहाँ पर है ऑप्शन 3 में, ठीक है। 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। गौतमीपुत्र शातकर्णी और समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों में शक का उल्लेख मिलता है, यस ये तो ठीक है। और शक स्थान का उल्लेख संभवतः महामायापुरी में मथुरा के पास एक स्तंभ है, यहाँ पर मिलता है। और कदम्ब मयूर शर्मन के चंद्रावाली शिलालेख में मिलता है, ये भी ठीक है। और जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में शक राजाओं को शाही कहा गया है, ये भी ठीक है, याद रखिएगा। और हरिवंश पुराण में वर्णित है कि शक शासक अपने सिर के आधे बालों को मुंडवा लेते थे, यस ये भी ठीक है। और शक राजकुमारों के नाम वज्जी के कई अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, तो ये गलत है, ई इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट हेयर। तो 4 स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर, ए बी और सी और डी, तो ये है ऑप्शन 1 में, ठीक है। 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही स्टेटमेंट देखनी है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है, यस ये तो ठीक है। और सरकारी अधिकारियों की आलोचना और गवर्नर जनरल पर हमले के कारण बंगाल गजट की प्रेस की जब्ती हुई थी, तो ये भी ठीक है। और प्रेस सेंसरशिप अधिनियम नियंत्रण 1809 में लागू हुआ था, नहीं ये गलत है। यहाँ पर ये हुआ था 1799 ईस्वी में, 1799 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इसी कारण प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि जो बंगाल गजट था ये सरकार की आलोचना कर रहा था, तो इसी के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी, ठीक। और वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग विनियमन कार्यकारी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा आरंभ किया गया था, यस ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और प्रेस अधिनियम 1835 ने वर्ष 1823 के आपत्तिजनक अध्यादेश को रद्द किया था, तो ये भी ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट ठीक है, ए बी डी और ई, तो ये है ए बी डी और ई, ऑप्शन 4 इज आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है? फिर से आप सही के ऊपर जरूर अंडरलाइन कर लिया करो, तो ताकि गलती ना हो। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव के वैदिक देवताओं में से सबसे बड़ा बताया गया है, यस श्वेताश्वर उपनिषद जो है उसमें भगवान शिव को बाकी देवताओं से सबसे ऊपर बताया गया, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। आपस्तम गृह सूत्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शिव को अवर देवताओं की श्रेणी में गिना गया है, ये भी ठीक है। और पंचाल राजा विष्णुमित्र के सिक्कों में विष्णु वासुदेव की प्रतिमा चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है, जिनके एक बाएं हाथ में चक्र दर्शाया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है कि अजीवकों ने पंडु देश में अपनी गतिविधियों का केंद्र स्थापित किया था। देखो अजीवकों ने अपनी गतिविधियों का जो केंद्र है स्थापित किया था, इसकी जानकारी वाकया ही अंगुत्तर निकाय में मिलती है, बिल्कुल ये तो ठीक है। लेकिन उन्होंने पंडु देश में नहीं ये गतिविधियां शुरू की थी, उन्होंने ये गतिविधियां शुरू की थी श्रावस्ती में, ठीक है, याद रखना श्रावस्ती में उनका जो केंद्र था गतिविधियों का, वहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है। अथर्वशीर्ष उपनिषद में गणेश को विनायक कहा गया है, ये भी ठीक है, ठीक। तो ए बी सी और ई, तो ये है ऑप्शन 4 है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। ऑप्शन ए है कि 1865 का वन अधिनियम वन उपयोगकर्ताओं के प्रचलित अधिकारों के आदर की आवश्यकता को मानते हुए वन संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिसकी तत्कालिक रूप से आवश्यकता थी, उसके लिए राज्य को नामात्र रूप से सशक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि 1878 के वन अधिनियम ने वनों को आरक्षित और संरक्षित की मूल श्रेणियों में स्थापित किया था, इस अधिनियम के कारण तो ये बिल्कुल सशक्त हो गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर।
और ऑप्शन सी कहता है कि 1878 के वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वनों पर अन्वय रूप से राज्य का एक अधिकार हो गया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 1878 के वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन के काटन और जलन स्थानांतरण करने की लोगों को अनुमति थी, तो ये गलत है क्योंकि वहाँ उसकी अनुमति नहीं थी। 1878 के वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन में चराई करने के लिए अनुमति थी, तो ये वाली परमिशन भी उस अधिनियम के अंतर्गत नहीं थी। तो केवल 3 स्टेटमेंट ठीक हैं यहाँ पर, ए, बी और सी, तो आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही है? यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? नवंबर 1942 में कोंताई के स्वराज पंचायत की शुरुआत की गई थी। यस, ये तो ठीक है। ठीक। और ताम्रलिप्त जाति सरकार की महिला निकाय की भागनी सेना के नाम से जाना जाता था। यस, ये भी ठीक है। और ताम्रलिप्त में स्थापित समानांतर सरकार ने मुख्य पत्र विप्लवी की शुरुआत की थी। यस, ये भी ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तलचर में 84 मूलिया राज की स्थापना की गई थी। यस, ये भी ठीक है। और ताम्रलिप्त में 84 मूलिया राज सामंती जमींदारों की एक सरकार हुआ करती थी, तो ये गलत है क्योंकि 84 मूलिया राज की वहाँ पर एक संस्था तो बनाई गई थी, वो संस्था सामंती जमींदारों की नहीं थी, जो वहाँ के आंदोलनकारी थे उनकी संस्था थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। 4 सही हैं, ए, बी, सी और डी, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? यहाँ पर फिर से हमने ठीक स्टेटमेंट देखनी है। पुदुकोट्टई स्थित शीतलवासल गृह मंदिर में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन कालीन कुछ अनुपम चित्रकारी पेंटिंग सम्मिलित पाई गई हैं। यस, ये तो ठीक है। और बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा बिहार के बोधगया में 6ठी शताब्दी में स्थापित की गई थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि ये वाली जो प्रतिमा है बोधगया में नहीं स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी भागलपुर में, जो सुल्तानगंज में पड़ता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और बुद्ध की प्रतिमाओं को सामान्य रूप से 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण के लिए स्थानक, आसन और शायन। यस, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। गंधार, मथुरा और सारनाथ से प्राप्त प्रतिमाओं में बुद्ध के सिर पर बाल को घुंघराले रूप में दर्शाया गया है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है। ये स्टेटमेंट पहली नज़र में आप पढ़ोगे तो आपको ठीक लगेगी। देखो, भगवान बुद्ध के सिर पर जो बाल हैं घुंघराले दिखाए गए हैं, बिल्कुल ये सही बात है, दिखाए गए हैं। ये दिखाए गए हैं गंधार शैली में, जो गंधार शैली है उसमें दिखाए गए हैं, ना कि गंधार जगह से जो प्राप्त प्रतिमाएं मिली हैं वहाँ पर उनके ऊपर दिखाया गया, ऐसा नहीं था। गंधार, मथुरा और सारनाथ 3 जगह दे दी गई हैं, यहाँ से जो प्राप्त प्रतिमाएं हैं उन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। लेकिन जो भी मूर्तियाँ मिली हैं, जो प्रतिमाएं मिली हैं, वो गंधार शैली में जो मिली हैं उन पर दिखाया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और गंधार शैली में बुद्ध को आमतौर पर अभय मुद्रा में अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर दिखाया गया है। यस, ये भी ठीक है। ए, सी और ई ठीक है यहाँ पर, तो आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? यहाँ पर फिर से हमने सही स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु बिठूर में हुई थी। यस, ये तो बिल्कुल ठीक है, कानपुर के निकट हुई थी बिठूर में, और ये हुई थी 1851 ईस्वी में। ठीक, आप इसकी ईयर ज़रूर याद रखिए, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। और वर्ष 1803 में होलकर और अंग्रेज़ों के मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई तो थी, अंग्रेज़ों के मध्य ही हुई थी, लेकिन वो होलकर के साथ नहीं हुई थी, वो हुई थी सिंधिया के साथ। ठीक है, याद रखना, सिंधिया के साथ हुई थी, और होलकर्स ने तो उसमें मध्यस्थता की थी, संधि को करने में हेल्प की थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और सुगौली की संधि अंग्रेज़ों और नेपाल के राजा के मध्य हुई थी। यस, ये बिल्कुल ठीक है, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को हुई थी। ये इनकी डेट भी याद रखना, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को हुई थी। और अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1793 ईस्वी में हुई थी। नहीं, अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 1795 में हुई थी, 1795 में। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और ये स्टेटमेंट कहती है कि महादजी सिंधिया ने सिख प्रमुखों के साथ एक मैत्री संधि की थी 1785 ईस्वी में, तो ये ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ए भी ठीक है यहाँ पर, सी ठीक है और ई ठीक है।
तो आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको आप ज़रूर पढ़िए अच्छे से। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या क्या है। जिन्ना ने दादा भाई के सचिव के रूप में कलकत्ता कांग्रेस जो थी 1906 में कार्य किया था। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ठीक है। और ब्रिटिश शासन के नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा में चुनाव हुआ था। यस, ये भी ठीक है। और जिन्ना ने 1923 में आयोजित लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लोग की पुनर्जीवित करने के ऊपर ध्यान दिया था। यस, ये भी ठीक है। और 1923 के बाद जिन्ना लखनऊ पैक्ट की समान शर्तों पर कांग्रेस के साथ अपना सहयोग जारी रखना चाहते थे। नहीं, यही गलत है, क्योंकि वहाँ से तो उनका विरोध शुरू हुआ था, ठीक है। वह अलग राज्य की मांग वहाँ से तो स्टार्ट होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और मदन मोहन मालवीय, BS मुंजे और लाला लाजपत राय जैसे हिंदू महासभा के सदस्यों ने मुस्लिम लीग के साथ किसी भी समन्वय को नामंजूर कर दिया था। यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक। तो आंसर होगा A, B, C और E। तो ये है ऑप्शन 4 में, ठीक। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने सही कथन देखना है। थोड़े क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, ठीक है। अगर आपको इनकी स्टेटमेंट के बारे में पता है तो आंसर ठीक होंगे, नहीं तो गलत होंगे। यहाँ पर कुछ भी गैस वर्क नहीं किया जा सकता था। लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इनमें कहीं भी गैस करना, कोई ऐसा तुक्का लगाना, मुझे लगता नहीं है कि आप तुक्के से कुछ क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अपने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन का संपादन किया था। तो यस, ये तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उसी समय उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। और जूडिथ ब्राउन ने गांधी राइट टू पावर इंडियन पॉलिटिक्स जो 1915 से लेकर 22 तक नामक एक पुस्तक लिखी थी। यस, ये तो ठीक है। ये पुस्तक बहुत बार पूछी जा चुकी है, मिलाने के लिए भी आ चुकी है, ठीक है। इसको ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। और सी स्टेटमेंट कहती है कि जूडिथ ब्राउन ने स्थानीय क्षेत्रों में महात्मा गांधी को समर्पित संगठन जिसमें उप ठेकेदार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और अनसुईया साराभाई अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन की अध्यक्षता थी। नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। वह अध्यक्ष नहीं थी, वह वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जो महिला मजदूर थे, उनकी वह प्रतिनिधि थी, ठीक है, ना कि एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। तो आंसर यहाँ पर डी गलत होगा। और महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय एंटी अनटचेबिलिटी लीग की शुरुआत की थी। हाँ, तो ये तो ठीक है, ये तो पॉपुलर स्टेटमेंट है। और मिलाइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? A, B, C और E। डी गलत है ना यहाँ पर, ठीक। तो आंसर क्या होगा फिर यहाँ पर? ऑप्शन 4, ठीक है। 4 इज आंसर, ठीक। अगर आपने मेरी एक वीडियो है हमारे चैनल पर, आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें सारे ही हमने बुक्स और राइटर्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाई है। अगर आपने उसको नहीं देखा, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने वही वीडियो केवल देखी होती ना, तो ये क्वेश्चन आप वहीं से कर लेते। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो, जो खंडन खंड खाद्य, ये वाली जो बुक है ना, इसके रचनाकार हैं श्री हर्ष। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बुक के बारे में बता रखा है। अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से देखा है, तो अगर सी का ऑप्शन 2 है तो कोड में देखिए यहाँ पर सी का ऑप्शन 2, हाँ यहाँ पर है केवल 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो सी का केवल 2 में है, तो आंसर सीधा आप मिला सकते थे बिना किसी रोक टोक, बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। चलिए अब यहाँ पर मिला ही लेते हैं, ठीक है। और वास्पति की रचना है भामती, ठीक। उसके बाद पद्मपाद की रचना पंचवादिका, ठीक। इसको मिलाइए आप पंचवादिका के साथ। और श्रीहर्ष की रचना तो खंडन खाद्य है ही, ये मैंने आपको बता दी है। और शंकर की है उपदेश शास्त्री, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को फिर से मिलाइए। सूची 1 में बुक्स हैं और सूची 2 में उनके जो राइटर्स हैं, उन्होंने किस किस उनकी जो काव्य रचना है, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उनको हमने मिलाना है यहाँ पर, ठीक। पदितना पल्लई के रचनाकार हैं रुद्र करनार। नदुनलवाड़ी के हैं नक्कीकर। और कविराज मार्ग की रचना की थी, किसने की थी? कविराज मार्ग की रचना नुपतुंग ने, ठीक। और वोडा आराधना की रचना की थी शिव कटोच आचार्य ने। तो मिलाइए, इसका आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है। यह है ऑप्शन 4 में, ठीक। चलिए बुक्स और राइटर को अच्छे से लिखो, एक बार फिर से प्रैक्टिस करो इसकी, फिर आंसर सही होते जाएंगे आपके।
चलिए 68 क्वेश्चन है, मिलाइए इसको। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है हमने। सरस्वती का संबंध है कलाकार और कवि के साथ, और सिने वाली का संबंध है मनोरंजन और नर्तक गायन के साथ, ठीक। अश्विन जो थे शल्य चिकित्सा के साथ संबंधित थे, सर्जन सारथी और नाविक के साथ, और विश्वरूप कुम्हार और फैब्रिकेटर के साथ, ठीक। इसकी क्रोनोलॉजी में आंसर देखो क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। चलिए मिलाइए मेरे साथ ही। डेथ ऑफ अली आदिल शाह, अली आदिल शाह की मौत होती है 1580 ईस्वी में, ठीक। तो मिलाइए इसको। और डेथ ऑफ मुर्तज़ा निजाम शाह, इनकी डेथ होती है 1588 ईस्वी में। और 4 मिशन भेजे गए थे डेक्कन पर अकबर के द्वारा, तो ये कब भेजे गए थे? ये भेजे गए थे 1591 ईस्वी में, 1591 में। और मैरिज ऑफ द चांद बीबी की मैरिज होती है 1564 ईस्वी में। चांद बीबी का बर्थ होता है 1550 ईस्वी में, ठीक। तो आपको यदि इनकी जन्म तारीख पता है ना, तो आप मान के चलो इसमें 14-15 साल और ऐड कर लो तो 1564 बनेगा, ठीक। डी का 1 होगा, तो डी का 1 केवल यहाँ पर ऑप्शन 1 में है, ठीक। तो सीधा एक आंसर हो जाएगा इसका, लॉजिकली यदि आप इसको करना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो आपको इसके ईयर्स जरूर याद होने चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुग़ल काल की जो जितनी भी शब्दावलियाँ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक। यहाँ पर मिलाइए। 12 वर्दी का मतलब क्या होता था? देखो जो 12 वर्दी का मतलब होता था तथार्थ भुगतान पर नियुक्ति, ठीक। सीधा मिलाइए आप ए को 3 के साथ। स्यूरगाल एक प्रकार का कर होता था, कर मुक्ति भूमि जो होती थी ना, कर मुक्त भूमि को स्यूरगाल कहा जाता था। अल्तमगा एक प्रकार की जागीर होती थी, ठीक है। आदिवासी के परिवार को उसके मूल स्थान में स्थायी राजस्व का आवंटन होता था, अल्तमगा, ठीक है। बैतुल माल क्या होता था? सार्वजनिक राजकोष जो होता था उसको बैतुल माल कहते हैं। तो क्रोनोलॉजी में मिलाइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का, तो यहाँ पर आइए डी का 2 होगा, ठीक। तो यह है ऑप्शन 2 में, ठीक। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक। मिलाइए इसको। कलहन, शेख सिकंदर, अब्बुल फजल और खफ़ी खान, इनकी जो बुक्स हैं, मिलाइए इसको आप। मेरे मिलाने से पहले आप मिलाइए, ठीक। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। आसान था, इसी वीडियो में मैंने काफ़ी बार बता दिया आपको कि कलहन की राजतरंगिणी थी। मिलाइए कलहन की राजतरंगिणी, ए का 2। तो ऑप्शन में देखो ए का 2 है, यहाँ पर पहले 2 ऑप्शन में ही आ जाता है, ठीक है। 2 ऑप्शन आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको और कोई बुक के बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देखो अब्बुल फजल की है आईने अकबरी, तो मिलाइए इसको। सी का 1, तो सी का 1 किस में है? सी का है ऑप्शन 1 में, ठीक है। तो सीधा आप इसको टिक कीजिए, आगे चलिए। सिंपल सा इतना काम करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है, शेख सिकंदर, उनकी जो रचना है मिराते सिकंदरी। अगर आपको इसके बारे में भी पता है तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। खफ़ी खान की बुक है मुंतखब उल लुबाब, ये भी इंपॉर्टेंट है, आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए, ये भी आसान क्वेश्चन था। द हंटर एजुकेशन कमीशन आया था 1882 और 83 में, ठीक। सीधा मिला हुआ है। सदरल विश्वविद्यालय आयोग जो था ये 1917 और 19 में आया था। और हार्टोग समिति जो थी ये 1929 ईस्वी में लागू की गई थी। और शिक्षा की सार्जेंट योजना ये 1944 में आई थी, ठीक। अब इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए आंसर क्या होना चाहिए, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ठीक। एक आंसर है इसका बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73rd क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को मिलाना है फिर से हमने। स्वदेश मित्रन एक तमिल भाषा का समाचार पत्र था, ठीक है। और इसको चलाया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, ठीक। इसको मिलाइए आप सीधा। और इंडियन मिरर जो था इसको चलाया था SN सेन ने, ठीक। और एडवोकेट को चलाया था GP वर्मा के द्वारा। और मराठा का संपादन किया था GG अय्यंगार ने, ठीक। सीधे मिले हुए थे ये तो।
मलाइए कूट में आंसर क्या होगा यहाँ पर इसका, तो ये होगा ऑप्शन 4, ठीक है। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के की एक प्रसिद्ध फिल्म थी मोहिनी भस्मासुर, जो 1913 ईस्वी में आई थी, ठीक है। तो एक का सीधा मिलाओ आप। और ऑप्शन 2 है कि विनय भट्ट की जो प्रसिद्ध फिल्म थी राम राज्य, जो 1943 ईस्वी में आई थी। तो जो दादा साहब फाल्के की मोहिनी भस्मासुर आई थी, ये आई थी 1913 ईस्वी में। और विजय भट्ट की जो राम राज्य फिल्म थी, ये आई थी 1943 में। और मास्टर विनायक की फिल्म आई थी ब्रांडी की बोतल, काफ़ी फेमस फिल्म थी, ठीक है, ये आई थी 1939 में। और वी शांताराम की जो इम्पोर्टेंट फिल्म थी दुनिया, बहुत फेमस हुई थी, ये आई थी 1949 ईस्वी में। तो सीधा मिले हुए हैं ये सभी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो इसका आंसर कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 और 4, ये है ऑप्शन 4 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में उनके जो संस्थापक हैं, किस किस ने उसकी स्थापना की थी। चलिए मिलाइए। पंजाब हिंदू महासभा, इसकी स्थापना की थी UN मुखर्जी और लालचंद जी के द्वारा, तो मिलाइए इसको। और स्वदेश बांधव समिति, इसको अश्विनी कुमार दत्त ने शुरू किया था, ठीक है। और उसके बाद आते हैं मित्र मेला, जो मित्र मेला ये VD सावरकर जी से संबंधित है। और अनुशीलन समिति ये P मित्रा के साथ संबंधित है। तो मिलाइए इसका आंसर क्या होगा, A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1, ये है ऑप्शन 2 में। सो 2 होगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, क्यों? क्योंकि जो साउथ के शासक हैं ना जितने भी, उनकी क्रोनोलॉजी मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। मैं भी बताऊं तो मुझे भी कभी कभी भूल जाती है, ठीक है। कुछ एक याद रहती हैं जो लगातार आंखों के सामने निकलती रहती हैं, वो याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो यहाँ पर इनके समयकाल के बारे में आप एक बार ज़रूर लिखिए, पढ़िए अच्छे से रिवीजन कीजिए, फिर इसकी क्रोनोलॉजी आप याद कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से 1-2 आता है, ठीक है। तो जितने भी साउथ के शासक हैं उनकी क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन यूजीसी बनाता है। चलिए यहाँ पर पुष्यमित्र संघ का समयकाल था 184 BC से लेकर 184 BC से लेकर के 148 BC के आसपास, ठीक है। और वासुमित्र का समयकाल था 161 BC से लेकर के 124 BC तक, ठीक है। और वहीं पर हम बात करें पुलंद की, तो पुलंद का समयकाल था 122 BC से 119 BC तक, ठीक है। 122 BC से 119 BC तक, ठीक। और अग्निमित्र का समयकाल था 148 BC से 140 BC के आसपास, 148 BC से 140 BC के आसपास, ठीक है। और देवभूमि का समयकाल था 83 BC से लेकर के 75 BC तक, ठीक। और अब मिलाइए इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो इसका उत्तर होगा, पहले आएगा A, फिर D, फिर B, C और E। तो ये है ऑप्शन 3 में, ठीक है। 3 इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मुश्किल था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहूँगा इसको मैं, आसानी से नहीं किया जा सकता था। नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो कितना जाकर पढ़ेंगे इनके प्रकाशन वर्ष को। और सूची 1 में लेखक हैं, पुस्तक हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं, और उनका प्रकाशन वर्ष देखना हमने कौन से सन में उनको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। चलिए हेमचंद्र राय चौधरी, उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है, ये इसका प्रकाशन वर्ष था 1923 ईस्वी, ठीक है। और उसके बाद KP जायसवाल, जिन्होंने हिंदू पॉलिटी के ऊपर बुक लिखी थी 1924 में, ठीक है, सेकंड नंबर पर ये आएंगे। उसके बाद TCS अंगायकर हिस्ट्री ऑफ तमिल्स, तो इसकी रचना की गई थी 1929 ईस्वी में, ठीक है, ये प्रकाशन में आई थी। और जो 4th नंबर पर आएगी वो आएगी AS आल्टेकर की द पोजीशंस ऑफ वुमेन्स इन हिंदू सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये प्रकाशन हुई थी 1938 ईस्वी में। और अब लास्ट में आएगी RC मजूमदार की एंशिएंट इंडिया, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1952। अब इसकी क्रोनोलॉजी लगाइए, क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले आएगा A, फिर D, फिर E, C और B, ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। 3 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल था, ठीक है, छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तुक्का लगाएं तो अलग बात है, लेकिन
आई थिंक दिस वाज द वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सिलोन जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, सिलोन के वहाँ पर एक विजय वंश है, उनके राजाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर हमने लगाना है। अलोरा, अभय, विजय, उत्तरीय, पांडु, वासुदेव, इनका समय काल कब कब था। ठीक, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन चलिए प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं। देखो जो विजय का समय काल था वो था 543 बीसी से लेकर 505 बीसी के आसपास, 543 से लेकर 505 बीसी के आसपास। ठीक है, और उसके बाद आते हैं पांडु वासुदेव, इनका समय काल था 504 से बाद, जब इनकी डेथ होती है उसके बाद इनका समय काल शुरू होता है। 504 से शुरू होकर के 474 बीसी तक रहता है। ठीक, 474 बीसी तक इनका समय काल रहता है। ठीक, उसके बाद आते हैं यानी कि इनके पांडु वासुदेव के बाद के जो शासक होते हैं वो आते हैं अभय, उनका समय काल था 474 बीसी से अभय आते हैं। ठीक है, 474 बीसी से शुरू होता है और इनका समय काल चलता है 454 बीसी तक, 454 बीसी तक। ठीक है, याद रखिएगा अभय का समय काल आता है। थर्ड नंबर पर आते हैं और फोर्थ नंबर पर जो शासक होते हैं उनका नाम था उत्तरीय, 267 बीसी से शुरू होता है, 267 बीसी से शुरू होकर के 257 बीसी तक रहता है। ठीक है, 10 साल तक ये शासक बने रहते हैं। और जो सबसे लास्ट में आते हैं उनका समय काल था 215 से 205 बीसी तक, वो थे अलोरा। ठीक, अब इसकी क्रोनोलॉजी मिला के देखिए क्या होगा आंसर इसका। सबसे पहले आएंगे सी। ठीक, सबसे पहले सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी, डी और ए, यही आएगा ना। मिला के देख लो एक बार, गलती ना हो जाए। ठीक है, हाँ यही आएगा। सबसे पहले सी आएगा, फिर ई, फिर बी, फिर डी और ई। ठीक है, ये है ऑप्शन 1 में। ठीक है, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित कार्यकलापों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के हमने देखना है। महलवाड़ी अधिनियम का निर्माण कब हुआ था? तो महलवाड़ी अधिनियम का निर्माण हुआ था 1822 ईस्वी में। ठीक है, 1822 एडी में, और हॉल्ट में कंजी ने किया था इसका निर्माण। ठीक, मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आपने देखा होगा। पिछले क्वेश्चन को अच्छे से फरोल के देखो, थोड़ा सा खोल के देखो। 1822 ईस्वी में हॉल्ट में कंजी के द्वारा शुरू किया गया था। और लंदन में जीआईपी कंपनी का गठन हुआ था लंदन में। तो लंदन में जीआईपी कंपनी का गठन हुआ था 1849 ईस्वी में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि रानीगंज में प्रथम कोयले की खान की शुरुआत की गई थी। तो ये की गई थी 1774 ईस्वी में, 1774 में। और भारत में दास्ता उन्मूलन किया गया था, अबॉलिश की गई थी दास्ता को, ये किया गया था 1843 ईस्वी में, 1843 में। और द्वितीय अफीम युद्ध की शुरुआत हुई थी, दूसरा अफीम युद्ध की शुरुआत हुई थी 1856 ईस्वी में। ठीक, अब इसकी क्रोनोलॉजी लगा के देखिए। सबसे पहले आएगा सी, 1774 वाला। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो 1 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13वीं और 14वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 13वीं और 14वीं सदी के समय काल के दौरान कौन कौन सी घटना कब घटी थी, तो यहाँ पर देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान प्रथम मंगोल आक्रमण कब हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था, ये हुआ था 1297 और 98 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1297 और 98 के बीच में हुआ था। ठीक, याद रखना ये। और दूसरा ऑप्शन है कि मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन। मार्को पोलो का मालाबार तट पर आगमन होता है 1292 और 93 ईस्वी में, 1292 और 93, 92 और 93 में। ठीक, और इब्न बतूता का भारत में आगमन होता है, ये तो फेमस है, ये कई बार आपने पढ़ा होगा, 1333 ईस्वी में होता है। ये तो मुझे तो इसका इसमें जो तीन टाइम आता है ना, 3, इसी के कारण ये याद रखा है मैंने इसको। और अलाउद्दीन खिलजी का मूल्य नियंत्रण प्रयोग कब किया था उन्होंने? ये किया था 1296 ईस्वी में। ठीक है, 1296 में शुरू किया था। ठीक है, और 1316 तक इन्होंने लागू रखा था इसको। और मोहम्मद तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 1328 और 30 के बीच में हुआ था। 1328
और 1330 के बीच में। अब मिलाइए, इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले बी आएगा, फिर ए, फिर डी, ई और सी। तो ये ऑप्शन 2 में, ठीक है। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। अगर आपने सल्तनत पीरियड के जो शासक हैं उनको अच्छे से पढ़ा है तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक, इसकी आप क्रोनोलॉजी लगाइए। जो मौजूदीन कैकुबाद थे, इनका समयकाल था 1287 से लेकर 1290 तक। ठीक है, 1287 से 1290 तक। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनका समयकाल था 1211 से लेकर 1236 तक। ठीक है, 1211 से 1236 तक। और अलाउद्दीन खिलजी का समयकाल था, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, 1296 से 1316 ईस्वी तक। और गयासुद्दीन बलबन का समयकाल था 1266 से 1286 ईस्वी के बीच में। 1266 से 1286 ईस्वी के बीच में। ठीक, अब बताओ जलालुद्दीन खिलजी का समयकाल कब था? 1290 से लेकर कब था? 1296 ईस्वी तक। ठीक, अब मिलाई इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले बी आएगा, फिर डी, फिर ए, ई और सी लास्ट में आएगा। ठीक, तो बी, ए, डी, ई, सी, ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिला के देख लो एक बार फिर से, कहीं गलती ना हो जाए। एक क्वेश्चन मेरे से पिछले पेपर में ये गलत हो गया था क्रोनोलॉजी लगाते लगाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए इनको, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आएगा, एक अवर न्यायाधीश के रूप में हार्ड के साथ उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत हुआ था। ठीक है, तो आगे जो दूसरे नंबर पर आएगा वो आएगा, गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा निर्मित नियमों और विनियमों को उच्चतम न्यायालय में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हुआ था 1774 में। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आएगा, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के आधारित हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी 1784 ईस्वी में। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियाँ उस समय दे दी गई थी। तो ये अधिनियम आया था 1786 ईस्वी में, 1786 में। अब कौन सा रह गया? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी का मतलब है कि गवर्नर जनरल के परिषद पर प्राप्त अपनी अधिरोही शक्ति का विस्तार भावी गवर्नर जनरल और गवर्नरों तक किया जाना था। ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत किया गया था। ठीक, अब इसकी क्रोनोलॉजी लगा के देखो। सबसे पहले आएगा ए, फिर सी, फिर डी और ई और बी। तो ये है ऑप्शन 4 में। ठीक है, 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें डेट्स इतनी ज़्यादा थी। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना तभी आप कर पाओगे इसको, नहीं तो गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मिला के देखिए कि निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। नाना साहब जो फडणवीस थे उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 1800 में। ठीक, और वेल्जली ने कर्नाटक को कब्जे में लिया था। ये लिया था 1801 ईस्वी में। ठीक, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आएंगे वो आएगी बसीन की संधि। कब हुई थी बसीन की संधि? भाई मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूँ, 1802 ईस्वी में। और बलौर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। आप इनके ईयर ज़रूर याद रखो, क्योंकि जब तक आप इनके ईयर्स याद नहीं रखोगे ना फिर मुश्किल है। ठीक है, अब रह गया कि मालकम फारस मिशन और एल्फिंस्टन काबुल मिशन। तो ये काबुल पर मिशन किया गया था 1808 ईस्वी में। ठीक है, अब इसकी क्रोनोलॉजी लगा के देखो। सबसे पहले आएगा ए, फिर सी, ई, बी और डी। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। महात्मा गांधी जी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार यूजीसी क्वेश्चन पूछता है। आप इनकी पूरी जीवनी के बारे में पढ़ के जाओ, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, कौन कौन सा आंदोलन शुरू किया था, कब उसको वापस लिया था, शुरू करने का कारण क्या था, वापस लेने का कारण क्या था, ऑल दैट सब कुछ पढ़ के जाइए। 1-2 क्वेश्चन हर बार आएगा
और हर बार आपको करना होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, आपको इनकी डेट्स बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी डेट्स पता है, एक्यूरेट डेट्स पता है, तब ये क्वेश्चन ठीक होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं कि गांधी ने कलकत्ता में मार्शल और मैडम चाग कई शेख के साथ भेंट की थी। पहला स्टेटमेंट है, तो ये जो भेंट उन्होंने की थी, ये की थी 18 फरवरी 1942 को। ठीक है, 18 फरवरी 1942 को। ठीक है, और गांधी ने क्रिप्स के साथ भेंट की थी और उनके प्रस्तावों को एक उत्तर दिनांकत चेक की संज्ञा दी थी। इसका समय काल था मार्च 1942। ठीक है, मार्च 1942 में। यह पहली स्टेटमेंट फरवरी में हुई थी, 18 फरवरी को, और दूसरी स्टेटमेंट है मार्च 1942 को। ठीक, अभी थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि महात्मा गांधी ने 18 माह की समाप्ति के बाद हरिजन वीकलीज को पुनः प्रारंभ किया था 18 जनवरी 1942 को। ठीक है, 18 जनवरी 1942 को। देखो कितने क्लोज इनके जीयर्स हैं, इसलिए इसका आंसर इतना आसानी से नहीं निकलेगा। आगे स्टेटमेंट डी कहती है कि गांधी ने अखिल भारतीय गौरक्षण सम्मेलन को संबोधन किया था। ठीक है, तो जो गौरक्षण सम्मेलन को संबोधन किया था, ये किया था फरवरी 1942 को। ठीक है, फरवरी 1942 को। और उसके बाद ई स्टेटमेंट कहती है कि महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पंडित मालवीय को कार्य की प्रशंसा की थी। तो ये की थी फरवरी 1942 में। ठीक है, फरवरी 1942 में। अब इसकी क्रोनोलॉजी में आके देखो क्या होगा आंसर। सबसे पहले आएगा सी, फिर ई, फिर डी, ए, बी। तो ये है ऑप्शन 2 में। ठीक है, 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, जो घटनाएं घटी हैं उनको देखना है कौन कौन से दिन में कब कब घटी थी। ठीक, जो सुल्तानपुर में 1857 का विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 9 जून 1857 को। ठीक है, तो डेट लिख लीजिए यहाँ पर 9 जून। ठीक, और सौगार में 1857 में ही सौगार में भी विद्रोह हुआ था। तो ये किस दिन हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को। और झांसी ब्रिटिश के अधीन हो गया था, ये हो गया था 1858 ईस्वी को। और विद्रोहियों ने कानपुर के बाहर जनरल विंडहोम को पराजित कर दिया था। तो ये किया था 6 दिसंबर 1857 को। ठीक, और तांत्या टोपे बचकर भाग निकले थे। तो ये 7-8 दिसंबर की घटना है, 1857 के दिन, 7 दिसंबर मान लीजिए, 7 दिसंबर 1857। ठीक, उस दिन ये भागकर निकल गए थे। ठीक, अब इसकी क्रोनोलॉजी लगा के देखिए। सबसे पहले आएगा ए, फिर बी, डी, ई और सी। ए, बी, डी, ई और सी, ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरा उसका कारण है। अभिकथन और कारण के ये क्वेश्चन यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में 86 नंबर पर ये क्वेश्चन आया है। अभी यह क्वेश्चन पेपर ही निकल गया है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, मुझे लगता है 5 क्वेश्चन यही होंगे कथन और कारण के। अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है। अभिकथन ये कहता है कि चोल शासक राजेंद्र ने सुमात्रा और जावा में अपनी शक्तिशाली नौसेना अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु बाद के अन्य अभियानों में उन्होंने कोई भी रुचि नहीं दिखाई थी। यस, ये तो ठीक है। बाद वाले समय काल में चोल शासक चालुक्यों के साथ युद्ध में व्यस्त हो गए थे और उन्होंने अपनी सेनाओं को मुख्य भूमि पर वापस बुलाना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1। कथन और कारण से ये भी क्वेश्चन है। कथन ये कहता है कि अकबर ने मुगल साम्राज्य को इसकी अत्यधिक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत संरचना प्रदान की थी। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बिल्कुल सही है। और तर्क कहता है कि वह भारत में सार्वभौमिक भू स्वामित्व का दावा करने में सक्षम था। तो देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ना मुझे गलत लग रही है। ठीक, क्योंकि जब अकबर का तो समय काल आपको पता ही है। ठीक है, अकबर ने जब अपना साम्राज्य को बढ़ाया था तो उसके टोटल 12 प्रांत थे। ठीक है, टोटल 12 प्रांतों में उसने डिवाइड किया था। उसके बाद जैसे ही वह दक्षिण में अभियान करने गया था, तो दक्षिण में उसने और भी 2-3 क्षेत्र थे
जिनको उसने अपने राज्य में मिला लिया था। एक था खानदेश, बरार था, अहमदनगर था। उनको मिलाकर उनकी संख्या जो थी वो 15 के आसपास पहुंच गई थी। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे एरिया ऐसे थे जिनके ऊपर उनका कब्जा नहीं था। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वह पूरे भारत के ऊपर उसका कब्जा नहीं था। तो स्टेटमेंट जो है ना आर, तर्क, ये गलत है। तो आंसर होना चाहिए ए सही है परंतु आर गलत है। तो ये है ऑप्शन 3 में। ठीक है, 3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 88वां क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरा उसका कारण आर है। ठीक, अभिकथन ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशियों हेतु अपूर्व सम्मान प्रदर्शित किया और उन्होंने अपने प्रशासन में उच्च पदों पर उनको शामिल किया था। यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का समयकाल था 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। ठीक, और जब वह शासन काल पर था तो इस समय काल के दौरान उसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। ये स्टेटमेंट तो ठीक है क्योंकि उसके जो शासनकाल के विषय में 2 महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके जहाँ से पता चलता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में। एक तो था बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही और दूसरा है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, क्योंकि जितनी भी उसने अपने यात्रा के दौरान वृत्तांत लिखे हैं उसमें उनके बारे में पता चलता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में विदेशियों को बहुत सम्मान दिया था, बहुत ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि मोरक्को निवासी जो इब्न बतूता ही थे और दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था उन्होंने उस समय। तो अभिकथन बिल्कुल ठीक है। और कारण कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शासक वर्ग के चरित्र में, संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ था। तो देखो भाई, ये स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। क्यों? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शासक वर्ग के चरित्र में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था और संगठन में तो बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन कर दिया था उसने। आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में बहुत सारी सुधार किए गए थे, नई नई योजनाएं लाई गई थी। जैसे उसने दोआब में कर लगा दिया था। ठीक है, और राजधानी तो आपको सबको पता है कि राजधानी परिवर्तित कर दी थी उसने, वो भी ले गया था वहाँ से उठा के दिल्ली में, फिर वापस दिल्ली आ गया था। संकेतक मुद्रा का प्रचलन किया था उसने। और खुरासान अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के समय काल के दौरान हुआ था। कराचल अभियान उसने शुरू किया था। तो कितने सारे काम किए थे। तो कारण तो गलत है ना यहाँ पर। तो आंसर होगा ऑप्शन 3 ए सही है परंतु आर नहीं सही है। ठीक, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़िए। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है ये। तो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अंतर्गत अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया और उनको यरवदा जेल में रख दिया गया था। तो देखो भाई, ये स्टेटमेंट ठीक है या फिर गलत है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के काठियावाड़ में, पोरबंदर नाम के स्थान पर हुआ था। ठीक है, और वह बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए थे, आपको पता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अफ्रीका से जब वापस आए थे उसके बाद आकर उन्होंने काम किए ना, मैं आपको वो बताता हूँ। भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। कब किया था? 1917 के आसपास हुआ था। ठीक है, और अहमदाबाद मिल हड़ताल उसके अगले ही साल 1918 में। उसके बाद 1918 में ही उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन 1920 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बाद में चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 और 32 में शुरू किया था। ठीक है, और यही एक आंदोलन था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिनके बाद उनको 4 जनवरी 1932 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया था। तो ना कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद। ठीक, तो कथन 1 यहाँ पर गलत है। आगे कथन 2 पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को 1827 के बॉम्बे नियमन के अंतर्गत जनवरी 1932 में गिरफ्तार किया गया और पूना स्थित आगा खान पैलेस में रखा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ पर। देखो, जो अगस्त 1942 के दौरान ऑपरेशन जीरो जब अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, उसी के तहत उनको गिरफ्तार करके पूना में आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, ना कि 1932 में गिरफ्तार किया गया था। तो ये गिरफ्तार किया गया था 1942 में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़िए फिर से। पांड्य शासक मुदुकुदमई पेरुवालुदी को परम भागवत कहा जाता था। तो ये गलत है, उनको महेश्वर
परमेश्वर ऐसी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तो कथन एक बिल्कुल गलत है। और चेर शासक पेरूम शेरेल ओदौन जिन्होंने करिकल के विरुद्ध पांड्य शासकों से मैत्री की थी और प्रायश्चित के माध्यम से युद्ध क्षेत्र से भूखा रहकर मृत्यु को अवरण किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत है, 2 सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मैं हर क्वेश्चन पेपर में ये कहता हूँ कि आपके ये 10 के 10 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक, चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर रामानुज से संबंधित पैराग्राफ है, क्योंकि उनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। रामानुज जो जाति से ब्राह्मण थे, वे श्रीरंगम स्थित भव्य मंदिर में प्रवचन देते थे। ठीक है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे 1017 से लेकर 1137 तक जीवित रहे। उनका समयकाल जी बिल्कुल सही है। और किंतु उनकी जो पहली तारीख है और अति संभव है कि कई दशक पूर्व की है। ठीक है। शंकर की तरह उन्होंने भारत के कई भागों में प्रवचन दिया। जो शंकराचार्य जी थे उनकी तरह ही उन्होंने भारत के बहुत सारे एरिया में जाके प्रवचन दिए थे। ठीक है। और उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषदों पर लंबी टीका लिखने का क्रम अपने सिद्धांतों को आदिकालीन स्रोतों पर आधारित होने का दावा किया था। रामानुज का वाद पंचरात्र पर आधारित था, किंतु उन्होंने इससे भिन्न तत्व पर बल दिया था। उन्होंने कर्मकांड के पालन की उपयोगिता को स्वीकृति तो दी, परंतु पूर्णता नहीं। और उन्होंने ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने संबंधी शंकर के सिद्धांत को भी स्वीकार किया, किंतु उन्होंने घोषणा की कि इस युक्ति से स्नेही अनुरागी व्यक्ति जो होते हैं, परम भागवत, परम आनंद से निरस्तर का ही आनंद प्राप्त हो पाएगा उनको। वह उसके साथ वैसे सुख का आनंद प्राप्त हो सकेगा, ऐसी संभावना उनके अकॉर्डिंगली नहीं थी। इसके क्वेश्चन देखते हैं कि रामानुज ने दर्शन सिद्धांत के कौन से वाद का प्रतिपादन किया था। तो विशिष्टाद्वैतवाद का उन्होंने किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, विशिष्टाद्वैतवाद। मैं पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही चुका हूँ रामानुज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुज के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई टीका का नाम क्या था। जो रामानुज ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर जो टीका लिखी थी उसका नाम था श्री भाष्य। ठीक है। तो ये भी मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर में करवा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुज ने किस नगर में अपने दर्शन की शिक्षा दी थी। तो रामानुज ने किस नगर में अपने दर्शन की शिक्षा दी थी। तो ये दी थी श्रीरंगम में। तो इसी पैराग्राफ में अच्छे से दिया है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि रामानुज ने मोक्ष प्राप्ति के सबसे अधिक कुशल मार्ग के रूप में किसका प्रतिपादन किया था। वो प्रतिपादन किया था प्राप्ति का। ठीक है। तो आंसर 2 इज द ऑफ। तो आंसर होगा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानुज आचार्य के निम्नलिखित में से कौन गुरु थे। रामानुज आचार्य जी के कौन गुरु थे। तो रामानुज आचार्य जी के नाथ मुनि गुरु हुआ करते थे। ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो। जब नेताजी ने इम्फाल, भारत के मणिपुर में पड़ती है जगह, के विरुद्ध प्रस्तावित जापानी अभियान में आईएनए के भाग लेने संबंधी पहली बार प्रश्न उठाया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में सभी जापानी सेनाओं के कमांडर फील्ड मार्शल काउंट तेरोची ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के प्रति अनिश्चितता प्रकट की। उन्होंने कहा कि उनके सैनिकों का मल्ले में पराजय से मनोबल गिर गया है। वे कड़े जापानी अभियान की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते और अपने पुराने मित्रों को तथा अधिक आसान स्थितियों को पार करना एक अप्रतिरोध विवशता होगी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि जापानी सेना को वह सब करना चाहिए जो भारत की मुक्ति के लिए आवश्यक है। वह स्वयं बोस को भारतीय जनसंख्या का सद्भाव तथा सहयोग जुटाना चाहिए और आईएनए के मुख्य भाग को सिंगापुर में छोड़ देना चाहिए। तो ये सब कुछ किसने कहा था। ये कहा था काउंट त्रेची ने ये प्रस्ताव दिया था। ठीक, चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस जापानी फील्ड मार्शल के समक्ष इम्फाल के विरुद्ध जापानी अभियान में आईएनए के भाग लेने का प्रस्ताव रखा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो काउंट त्रेची थे। ऑप्शन 3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के फील्ड मार्शल ने इम्फाल के विरुद्ध प्रस्तावित जापानी अभियान में आईएनए के भाग लेने के प्रति अनिश्चितता दर्शाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई नहीं आपकी सहायता कर सकते, तो यहाँ स्टेटमेंट देखनी है कौन सी गलत है। मल्ल्या में पराजय से आईएनए के सैनिकों का मनोबल गिर गया था, ये तो उन्होंने कहा था। ठीक है, वे बड़े जापानी अभियानों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा है, पैराग्राफ में दे रखा है। उनके द्वारा अपने पुराने मित्रों को पार करना एक अप्रतिरोध विवशता होगी, तो ये भी उन्होंने कहा था। उनकी ब्रिटिश सैनिकों के अंग के रूप में आसानी से पहचान की जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 क्वेश्चन है, तो आप इसका खुद ही आंसर ढूंढ के देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर। 98 क्वेश्चन सबको आना चाहिए यार। ये पैराग्राफ इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अगर हम ऐसे पैराग्राफ के क्वेश्चन गलत कर देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है, फिर क्वेश्चन को कर पाना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर 98 क्वेश्चन का आंसर ढूंढो क्या होना चाहिए। 98 क्वेश्चन का आंसर होगा, ये कथन किसका है कि जापानी बलिदान के माध्यम से भारत की कोई मुक्ति दास्ता से भी बदतर है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट थी सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक, चलिए 99 क्वेश्चन पर पहुंच गए हम। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, 99 क्वेश्चन को, और इसका आंसर बताइए मुझे क्या होना चाहिए। 99 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए, युद्ध में भारतीयों के भाग लेने के बारे में नेताजी का क्या विचार था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेताजी ने इस बात पर बल दिया था कि भारतीयों को रक्त और बलिदान के अधिकतम योगदान देना चाहिए। उन्होंने सीधा कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो पहले ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर होगा 1। चलिए, इस क्वेश्चन पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। बर्मा में जापानी जनरल स्टाफ का सेनापति मुखिया कौन था जिसने जनवरी 1944 में सुभाष चंद्र बोस से भेंट की थी? तो ये कौन थे? ये जनरल कटुकुरा थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2। ठीक, तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन। आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व किया होगा। उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से इन सारे ऑप्शंस को देखा होगा और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अच्छे से सोच लिया होगा कि कौन से सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है और कौन से सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आप सिलेबस को देखो, क्वेश्चन पेपर को सिलेबस के साथ क्लब करके देखो, उसके बाद आप ये डिसाइड कर लोगे कि कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन यूजीसी बना रहा है और किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, सिर्फ एक काम कर दो, आप वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दिया करो। आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे दिल करता है मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आ पाऊँ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो का PDF मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया और पिन कमेंट में भी उसको मैंने पिन करवा दिया है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे कि आप सबका नेट हो, JRF हो। और इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा, मुझे मैसेज ज़रूर करना कि आपका एग्ज़ाम इस बार कैसा हुआ। दिन बहुत कम रह गए हैं, जल्दी से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम में जाइए। एग्ज़ाम में जाने के बाद आप बस उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने जो पढ़ा है आपको वो आता है, आपने जो पढ़ा है आपको वो आता है, इसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। ऐसे होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस हर बार डाउन होता है, जहाँ पर जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, इनको हम कैसे कर पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आप कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।